डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम आज की डेट में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उसकी थर्ड टाइप पढ़ेंगे। आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, उसके अंदर हम जो मॉलिक्यूलर वेट है सॉल्यूट का कैसे डिटरमाइन करते हैं और क्या एक्सपेरिमेंटल मेथड है डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने का, इनको हम आज की डेट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट आपका वो पॉइंट होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर जो आपका सॉलिड और लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में होता है। उस पॉइंट को हम, उस टेम्परेचर के जो पॉइंट को हम फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम, और इट इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड और जो आपका लिक्विड है उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी आपका क्या होता है, सेम होता है। उस टेम्परेचर को हम क्या कह देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं। इसके बाद हमारे पास सिंपल सा जो आपका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक प्रकार का आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है, और उसके अंदर वो किसका केस होता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूशन का। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूट होता है उसके अंदर वेपर प्रेशर नहीं होता है, ओनली सॉल्वेंट कंटेन द वेपर प्रेशर इन द सॉल्यूशन। So it is noticed that the freezing point of the solvent is always larger than freezing point of the solution। क्योंकि जो आपका कहने का मतलब जो है, जो आपका solution है उसके अंदर जो क्या है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ऑटोमेटिकली जो आपका सॉल्वेंट है इट कंटेन ओनली वेपर प्रेशर एंड सॉल्यूट डू नॉट कंटेन ओनली वेपर प्रेशर। सो ऑटोमेटिकली द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट इज लार्जर देन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। ये इसका क्या है, डायग्राम है। सिंपल सा अगर हम डायग्राम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ड्रा करें तो ऑटोमेटिकली फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर के ऊपर आपके सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, आपके इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं। उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि जो आपका कहने का मतलब ऐसा वेपर प्रेशर जिसके अंदर आपका कहने का मतलब क्या है, सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्विलिब्रियम में होते हैं, उसे भी हम उस टेम्परेचर को हम उसका क्या कह देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये बोला कि ये नॉन आइडियल का सोल्यूशन है। जब ये नॉन आइडियल का सोल्यूशन है तो जो सॉल्यूट है उसके अंदर वेपर प्रेशर नहीं है, और जो आपका सॉल्वेंट है उसके अंदर वेपर प्रेशर है। तो जब हम सॉल्यूट को सोल्यूशन के अंदर ऐड कर देंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि जो सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो लेसर हो जाएगा, और जो आपका सॉल्वेंट होगा उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, उससे लार्जर होगा। तो ऑटोमेटिकली ये मैं जब आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ इसमें कहने का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये क्या है, लार्जर है। और जो आपका टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन क्या है, कम है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज लार्जर एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लेसर। तो जो उनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी जो आपका डेल्टा टी एफ है जिसे हम क्या कह देते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो जनरली क्या है, वो एक प्रकार का डिफरेंस किसका, टी नॉट माइनस टी एस, वेयर टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड टी एस इज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। इसके बाद हमें जो भी है, हमें जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर हमें हर एक्सप्रेशन में, जैसे मैंने आपको पिछला वाला किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, उसी का डिट्टो पार्ट है ये। थोड़ा बहुत क्या होगा कि जो हमारा जो आपका टीबी है इट विल बी रिप्लेस्ड बाई टीएफ हो जाएगा, क्योंकि जो आपका कहने का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था तो कहने का मतलब वो एक प्रकार का डिफरेंस था, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन माइनस टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब ये आपका क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ये आपका एक प्रकार का क्या है, डिफरेंस है किसका, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन का। बाकी सेम जो एक्सप्रेशन है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन कि नेचुरल लॉग ऑफ P2/P1 बराबर है डेल्टा एच बाई आर ब्रैकेट स्टार्ट 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पे जो डेल्टा एच है ये आपकी क्या एंथैल्पी है, और इससे यहाँ पे क्या हो रहा, आपका सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो रहा। यहाँ पे क्या है, आपका जो आपका लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर चेंज हो रहा, या सॉलिड जो आपका लिक्विड के अंदर चेंज हो रहा। उस केस में जो एनर्जी होगी वो क्या होगा, आपका फ्यूजन होगा। तो इस केस में यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा एच एफ हो जाएगी। और आर आपका क्या है, रियल गैस कॉन्स्टेंट है। आपका प्रेशर P1/P2 और 1/T1 माइनस 1/T2
T2, तो ऑटोमेटिकली इसको हम आगे जो है हम इसको क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो हम हमारे पास हम यहाँ पे जो आपका P2 है वो क्या है, वेपर प्रेशर जो आपका सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, P2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, P0 के बराबर होगी, और P1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, PS के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि जो वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है वो आपका क्या लेसर है। तो ये जो नीचे वाला लिखा हुआ है ये आपका क्या है, प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन है। अब ऑटोमेटिकली जो हाई टेम्परेचर है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्वेंट का ज़्यादा है, और जो डिप्रेशन जो सोल्यूशन है उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है। तो जो T1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, TS के बराबर होगी, और जो आपका T2 उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, T0 के बराबर होगी। अब हम क्लेसिस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में इन वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है कि नेचुरल लॉग ऑफ P0 बाई PS बराबर है डेल्टा HF बाई R ब्रैकेट स्टार्ट 1/TS माइनस 1/T0। यहाँ पे TS आपका क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द, ये TS आपका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन है, और जो आपका T0 क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है। तो जब इसे हम क्या करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, तो हम जानते हैं कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर। तो ऑटोमेटिकली क्या है कि जो TS की वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, T0 के बराबर है। ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू थोड़ी कम है पर जनरली किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, T0 के ऊपर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि फॉर ए डाइल्यूट सोल्यूशन TS इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू T0, सो नेचुरल लॉग ऑफ P0 बाई PS बराबर है डेल्टा HF बाई R ब्रैकेट स्टार्ट डेल्टा TF बाई T0 स्केयर, क्योंकि दोनों T0 स्केयर हो गया। अब बोलता है कि हम अब इस इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को स्टडी करेंगे। इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन है, उसको हम आगे फर्दर बाइनोमियल इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, और हमारे पास आ जाता है कि वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द राउट लॉ क्या बोलता है कि जो भी वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, उसके मोल फ्रैक्शन के और उसकी वेपर प्रेशर की प्योर स्टेट के ऊपर होता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PS इज इक्वल टू एक्स इंटू P0। कहने का मतलब क्या है कि चाहे अगर मैं P0 लिखूँ यहाँ पे, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, XA इंटू P0। यहाँ P0 आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट है। ऑटोमेटिकली जो सोल्यूट उसके अंदर तो वेपर प्रेशर है ही नहीं, तो उसका इसके अंदर कंसीडर नहीं आता है। तो हमारे पास क्या बन गया, और ऑटोमेटिकली इसमें ने ये बोला है कि जो भी वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन होगा वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, PS बाई P0 बराबर है XA। अगर मैं इसको बोथ साइड -1 से डिवाइड कर देता हूँ, सब्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 1 माइनस P0 PS बाई P0 बराबर है 1 माइनस XA। तो हमारे पास क्या बन गया, P0 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू X2। X2 आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम मौके से सोल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या था, 1 माइनस PS बाई P0 इज इक्वल टू X2। तो हमारे पास क्या आ गया, PS बाई P0, ये वैल्यू इस साइड चली गई, हमारे पास क्या आ गया, -1 इन माइनस X2। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं जो सारा का सारा अच्छे तरीके से, तो हमारे पास सिंपल सा क्या आ जाता है कि PS बाई P0 इज इक्वल टू 1 माइनस X2। अब हम क्या करते हैं कि टेकिंग इस जो हमारा फर्स्ट पार्ट था इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट था उसको हम बोथ साइड क्या करते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं। तो क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ P0 बाई PS, नेचुरल लॉग 1 माइनस X2। तो नेचुरल लॉग ऑफ P0 बाई PS इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस X2, दोनों साइड ले लिया हमने। तो बोन सॉल्विंग दिस, ये जो इक्वेशन है इसको जब हम बाइनोमियली क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, नेचुरल लॉग ऑफ P0 बाई PS इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू X2 के बराबर होता है। तो अब हम क्या कर देते हैं, सिंपल सा इस वैल्यू को, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई थी, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या था, ये इसको हमने अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया था। अब हमें क्या करना था, राइट हैंड साइड को करना था। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 9, इन इक्वेशन नंबर 5 वी हैव X2 इज इक्वल टू डेल्टा HF बाई R डेल्टा TF बाई T0 स्केयर। सो ऑटोमेटिकली डेल्टा TF दैट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, R
टी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई डेल्टा एच एफ इंटू x2, वेयर डेल्टा एच एफ इज द क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है, आर आपका क्या है, रियल गैस कांस्टेंट है, टी नॉट आपका क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट है, x2 आपका क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट है। तो जब हम इन सारी वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच टी एफ विच इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इट इज द required thermodynamic derivation for the depression in freezing point, and also the relation between depression in freezing point and the solution of the solution and concentrated of point of the solution and concentrated। अगर हम इसमें सिंपल सा हम जानते हैं कि अगर मैं इसको अगर इसका रिलेशन निकालूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, x2 की वैल्यू हम जानते हैं कि जो भी आपका x2 है, x1 की वैल्यू किसके बराबर होती है, n1 इज इक्वल टू n1 प्लस n2, x2 की वैल्यू किसके बराबर होती है, n2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन ऑटोमेटिकली जो आपका सॉल्यूट है उसके अंदर वेपर प्रेशर नहीं है, सिर्फ जितना भी जो वेपर प्रेशर है वो किसके कारण है, जो नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर है, सॉल्वेंट के अंदर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n1 प्लस n2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, n2 के बराबर। क्यों, क्योंकि वो नंबर जो वेपर प्रेशर वो किसके कारण है, जो नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉल्वेंट के, उन्हीं के अंदर क्या है आपका वेपर प्रेशर है। तो हमारे पास x2 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n2 बाई n1। तो हमारे पास जो n1 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, w1 बाई m1 होती है, n2 की वैल्यू w2 बाई m2 होती है। तो हमारे पास क्या आ गया कि x2 इज इक्वल टू w2 बाई m2 इंटू m1 बाई w1। तो जब इस इक्वेशन को हम इसके अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर इंटू डेल्टा एच एफ इंटू W2 बाई M2 इंटू M1 बाई W1। अब हमें क्या करना है कि ये जो क्वांटिटी है, जो आपका डेल्टा एच एफ बाई M1 है, ये जो आपका डेल्टा एच बाई M1 है, इसको हम क्या कर देते हैं, LF कंसीडर कर लेते हैं। ये जो हमारी वैल्यू इसको हम LF बोल देते हैं, और LF का मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्वेंट के बराबर होगा। तो ऑटोमेटिकली इसको हम LF कर दिया। जब इस इक्वेशन को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर इंटू LF इंटू W2 बाई M2 बाई W1। अब हमें क्या करना है, हर जो भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पता करना होता है। तो जब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं, अच्छा इसके बाद एक और थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि जो भी मोलैलिटी है, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, कि मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो हमारे पास क्या हो गया, W2 बाई M2 इज इक्वल टू M1 के बराबर होगा, और W1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो जब हम इसी इक्वेशन को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू आर टी नॉट स्क्वायर बाई L1 इंटू M बाई 100 M बाई 1000। तो ये जो वैल्यू है, ये जो सारी की सारी वैल्यू आपका टी नॉट स्क्वायर इंटू LF और 1000 है, इसको हम एक अनदर कांस्टेंट बोल देते हैं, और जिसको हम क्या बोल देते हैं, KF। और KF आपका क्या होता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, और इसको क्रिस्टलोपिक कांस्टेंट भी कह देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जो KF है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, आर टी नॉट स्क्वायर बाई 1000 इंटू LF। अगर बोलता है कि अगर M1 की वैल्यू आपकी 1 है, मोलैलिटी आपकी 1 है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो डेल्टा TF है वो किसके बराबर होगा, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर। अगर मैं पीछे यहाँ पे मैं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट की बात करूँ तो यहाँ पे आपका M2 आ जाएगा, और पूरा फार्मूला क्या रह जाएगा कि आर टी नॉट स्क्वायर इंटू LF इंटू W2 बाई M2 W2 बाई W1 इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेल्टा TF, और ये हमारे पास M2 की वैल्यू क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट आ जाएगा। अब वही है कि मैंने आपको ये बोला कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, तो हमारे पास वही फार्मूला यहाँ पे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अब M की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर है, आपने पुट कर दिया, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू 1000 इंटू W2 इंटू M2 बाई W1। तो अब मैं पिछले फार्मूले से भी उस वैल्यू को निकाल सकता था, मैं इससे भी इस वैल्यू को क्या कर सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W2 W1 इंटू डेल्टा TF। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है। आप पीछे उस तरीके से भी अगर आपके पास क्या कंडीशंस है, जिस कंडीशन के हिसाब से आपका न्यूमेरिकल्स है, उसके हिसाब से आप उसके अंदर मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं।
अब हमारे पास ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो जो हमारे पास x2 की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, मैं आपको बोला था कि पी नॉट माइनस पी एच डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। अब आपने यहाँ पे देखना है कि x2 की वैल्यू किसके बराबर है, तो हमारे पास जो फार्मूला था यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब बोलता है कि इसके में कंडीशन आता है हमारे पास कि व्हाट इज़ द हाउ वी कैन कैलकुलेट एक्सपेरिमेंटली द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो आपका रास्ट मेथड है उसकी सहायता से हम क्या करते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को मेज़र कर लेते हैं। इस मेथड, ये जो मेथड जो आपका बेस्ड अपॉन द फैक्ट दैट है, बोलता है कि जो कैम्फर है हैज़ हाई मॉलिक्यूलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज़ अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस। जो आपका कैम्फर होता है उसका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको हम KF बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, यानी 40 डिग्री सेल्सियस होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अलग चीज़ है, कम होना है, पर यहाँ पे बोलता है कि जो आपका कैम्फर है, किसके ऊपर एक्सपेंड कर रहा है, कैम्फर के फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये मेथड। बोलते हैं जो कैम्पर होता है उसका जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि जो बोलता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ कैम्पर, ए डिप्रेशन ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट विल बी ऑब्जर्व्ड। Thus, the depression is so high that an ordinary temperature can be used to determine the melting point. तो नॉर्मल तरीके से हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर से इसको हम नहीं डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते मेल्टिंग पॉइंट को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले क्या करना पड़ता है, मेल्टिंग पॉइंट प्योर कैम्फर का निकालना पड़ता है, प्रिपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर करना पड़ता है कैम्फर का, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर करना पड़ देता है। फिर जब हम सारी वैल्यू को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू आ जाती है। क्यों? क्योंकि जब मोलैलिटी की वैल्यू आपकी 1 होती है, ऑटोमेटिकली उस केस में जो आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, आपकी मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होती है। तो बोलता है जो वही बात है कि कैम्फर का जब मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट हाई है और उसकी वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हम मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं कैम्फर का, तो ऑटोमेटिकली अगर मोलैलिटी आपकी 1 है, उस केस में उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर होगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होगी। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेल्टिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा प्योर कैम्फर का। तो जब बोलता है इस जो प्योर कैम्फर को क्या करते हैं, पाउडर करते हैं, उसके बाद उसको कैपलरी के अंदर फिल्ड कर देते हैं, कैपलरी को थर्मोमीटर से अटैच कर देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑपरेटर से लगा देते हैं, और उसके बाद उसका हम मेल्टिंग पॉइंट क्या कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं। सेकंड कंसेप्ट हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर करना पड़ेगा, किसका, सब्सटेंस इन ए कैम्फर का। तो बोलता है ए फ्यू मिलीग्राम ऑफ द सब्सटेंस अंडर स्टडी आर टेकन इनटू वेट इनटू माइक्रो टेस्ट ट्यूब। हम कोई थोड़ा सा मिलीग्राम सब्सटेंस ले लेंगे। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है कि वो मिक्सचर जिसके अंदर जो फेस हैं वो चेंज नहीं होते हैं, तो हम क्या करेंगे कि उसी सब्सटेंस को कैम्फर के अंदर मिक्स करेंगे। तो बोलता है जब उसमें मिलीग्राम में लेंगे उसको और माइक्रो टेस्ट ट्यूब से उसके वेट को मेज़र कर लेंगे। बोलता है द ट्यूब इज़ वेस्ट टू नो द एग्जैक्ट वेट ऑफ द सब्सटेंस टेकन, उससे पता चल जाएगा हमें। बोलते हैं अबाउट 10 टाइम्स वेट ऑफ द कैम्फर इज एडेड इन द ट्यूब वेट अगेन to know the exact weight of the camphor added, and the tube is loosely closed, heated gently and melt the mixture of then cooled. The homogeneous mixture is prepared, is scratched out of the tube. सिंपल सा बात ये बोल रहा है इसको। इसके बाद हमने क्या करना है, सिंपल सा हमें डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर को पता करना है। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है प्रिपेयर्ड इन स्टेप बी इज़ पाउडर, जो हमने बी स्टेप से पाउडर किया था उसको हम क्या कर देते हैं, पाउडर फॉर्म में ले लेते हैं दोनों को, जिसमें कैम्फर आपका कहने का मतलब क्या है 10 टाइम्स है, और जो आपका सब्सटेंस है जो उसके अंदर क्या है डिज़ोल्व है, जो उसके अंदर क्या है सॉल्युबल है, वो क्या आपका 1 टाइम्स है। उसको पहले हमने क्या निकाला कि कितना उसका वेट है वो हमने पता कर लिया। अब हमने क्या करना है कि मेल्टिंग पॉइंट निकालना उस मिक्सचर का। तो हमने उसको क्या किया था, मिक्सचर ऑफ is prepared in step B is powder and its melting point determined as usual, remembering that the melting point of the mixture in the temperature at which the last crystal melt। तो उसमें सब जो लास्ट क्रिस्टल मेल्ट तक उसका क्या करेंगे, टेम्परेचर नोट करेंगे। फिर हमारे पास हमें फार्मूला पता है कि M2 इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W2 W1 इंटू डेल्टा TF। तो हमारा W1 आपका क्या है, वेट ऑफ द कैम्फर एडेड है, TF आपका क्या है, डिप्रेशन इन मेल्टिंग पॉइंट है,
जिसकी वैल्यू किसके बराबर है आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग। क्यों, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है। और डेल्टा के एफ आपका क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। तो जब हम सारी वैल्यू को उसके अंदर कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू आ जाती है। तो ये हमारा टॉपिक